डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात और सवालात। सबसे पहले एक तो साइफर की मुबैना असल कॉपी लीक हो गई है। अब ये भी पता नहीं है कि ये क्या असल कॉपी है या नहीं है, लेकिन बहरहाल एक वेबसाइट है ड्रॉप साइट, उसने रिपोर्टेडली कहा है कि ये साइफर की असल कॉपी है। इंटरेस्टिंगली इसको रीट्वीट किया है, इसको फैलाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उनकी तरफ से सियासी बयानिया ये आ रहा है कि देखिए जो उनका बयानिया था वो दुरुस्त साबित हुआ और आखिरकार इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी अमेरिका के एमा पर। हालांकि साइफर में ऐसी कोई धमकी मौजूद नहीं है। अगर उस कॉपी को, जो कि इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पे चलते हुए देख भी रहे हैं, सारा दिन आप देख भी चुके होंगे सोशल मीडिया पे, और इसको अहमियत और वक़्त ना दी जाती, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर अपना सियासी बयानिया बेस ना करती, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, तो इस मुबैना असल कॉपी साइफर क्या ये इस तरह से डीकोडेड इन द रिटन फॉर्मेट लीक हो सकती है? क्या इसकी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए? क्या साइफर केस दोबारा अदालत में जा सकता है? ये मुबैना असल कॉपी लीक होने का पीटीआई को फ़ायदा होगा या नुकसान? इन सवालात के जवाब लेंगे। 28वीं तरमीम की आमद है और कहा जा रहा है, बल्कि कह दिया गया है हुकूमत की तरफ से, सीनियर तरीन वजीर की तरफ से, कि इसमें वोटर की जो उम्र है वो 25 साल करने की सोची जा रही है, जो कि अभी 18 साल है। तो क्या मुस्लिम लीग नून नौजवान वोटर से खौफजदा है? क्या नून लीग को खौफ है कि नौजवान 18 से 25 साल तक के उनको वोट नहीं देंगे? इस सवाल को रेस करेंगे। अपोजिशन ने जनाब धमकी दे दी है हुकूमत को, अपोजिशन लीडर ने, कि अगर अगले चंद दिनों में बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात ना करवाई गई तो पार्लियामान को नहीं चलने देंगे, दमादम मस्त कलंदर होंगे। क्या हुकूमत अपोजिशन लीडर की इस धमकी से, पीटीआई की इस धमकी से डर जाएगी? इस समय ईरान अमेरिका मामलात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, एक वजीर खारजा, वजीर दिफा रह चुके हैं, खुर्रम दस्तगीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आप चूँकि साबिक वजीर खारजा रहे हैं, आपने इस तरह के बहुत से साइफर्स देखे होंगे। क्या आपको ये कॉपी ओरिजिनल नज़र आती है? क्या उसका टेक्स्ट इसी तरह का होता है, फॉर्मेट इसी तरह का होता है, क्या रंग इसी तरह का होता है? एक तो ये बताइए, क्या ये आपको ऑथेंटिक लगती है, और आपको इसका मकसद क्या लगता है कि इस मुबैना कॉपी के लीक होने का, असल कॉपी जिसको कहा जा रहा है, इसका मकसद क्या है, और पीटीआई इस पे अपना बयानिया फिर बिल्ड कर रही है 4 साल के बाद? ये अगर तो असल कॉपी है, अगरचे फॉर्मेट यही होता है, इसका जो साइफर कहते हैं वो एक्चुअली जो ट्रांसमिशन के वक्त इसको कोड किया जाता है, दिस इज अ डी कोडेड कॉपी, और जो कि वजीर खारजा को हर सुबह उनकी टेबल पे जो इतने भी साइफर्स पिछले जो भी दिन में आए होते हैं उनके सामने रखे जाते हैं। तो ये तो भी कहना मुश्किल है कि ये असल है, लेकिन अगर ये असल है तो फिर तो पानी चेयरमैन के ऊपर का जो पूरा मुकदमा इनके ऊपर बना था और जो फिर अदालत ने खारिज किया, वो दोबारा से खड़ा होगा और इस पर बहुत संजीदा ट्रीजन के चार्जेस जो हैं उनके ऊपर लगेंगे। क्योंकि ये कोई, देखिए इसके मंदरजात के ऊपर अलहदा बहस है, लेकिन ये अगर कॉपी अगर असली है और ये खान साहब की कॉपी है, क्योंकि अभी प्रूव करना बाकी है, लेकिन अदालत में प्रूव भी हो सकता है। कॉपी नंबर जो है वो उसको ओमिट कर दिया गया, उसको रिडैक्ट कर दिया गया। नहीं, लेकिन देखिए अगर बड़ी सीधी सी बात है, अगर हर साइफर के ऊपर उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट वालों के पास सब ने अपने अपने जो कॉपीज थी वो वापस सबमिट कर दी, और डिस्ट्रॉय भी, अगर जो एक कॉपी मिसिंग है, अगर एक कॉपी मिसिंग है तो वो खान साहब की है, इसका मतलब है उन्होंने वो खुद ऑन, देखिए ना हम इस पे बहस क्यों करते हैं, वो खुद ऑन रिकॉर्ड है कहते हुए कि मुझसे गुम हो गई है, वापस नहीं की उन्होंने, रिटर्न ठीक है। अगर वजीर नहीं, उन्होंने कहा कि मुझसे गुम हो गई है, तो अगर एक वजीर आजम इतना जिम्मेदार नहीं है कि वो पाकिस्तान की जो राज के दस्तावेजात हैं उनको संभाल सकता है, तो फिर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट उनके ऊपर लागू होगा। और वो ये तो मैं हैरान हूं कि ये खुशियां किस बात पर मना रहे हैं, क्योंकि देखिए इसको भी अगर आपने चाहे तो आप चला भी सकती है अपने प्रोग्राम में। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए खान साहब ने खुद कहा था कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने नहीं गिराई। तो अब हम किस पर यकीन करेंगे? 4 साल बाद जो है कुछ गुमनाम लोग हैं जो अपने ही जो बानी चेयरमैन है उसको काउंटर करके जो है वो शादियाने बजा रहे हैं। इसकी बात समझ नहीं आती, और ये बहुत संजीदा मामला है कि अगर ये उनकी कॉपी है
تو ان کا وہ جو پورا کیس ہے وہ دوبارہ کھلنا چاہیے تاکہ ان کے اوپر یہ الزام ہو کہ جناب یہ اگر کاپی آپ کی ہے تو یہ آپ کے ہاتھ سے کیسے نکلی اور ایک بیرون ملک کی ویب سائٹ تک کیسے پہنچی، اس کا انہیں جواب دینا ہوگا جو ابھی تک انہوں نے نہیں دیا۔ وہ پورا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ ٹریس کرنا پڑے گا، کہاں سے کہاں گئی اور پھر پاکستان سے باہر کیسے گئی، کیونکہ یہ انتہائی آفیشیل، انتہائی سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اسٹیٹ سیکرٹ ہے۔ اگر پاکستان کا کوئی بھی اسٹیٹ سیکرٹ اس طرح پاکستان سے باہر جا رہا ہے تو بڑے شرم کی اور بڑے تشویش کی بات ہے۔ لیکن ایک جی تو آپ کو معلوم ہے، آئی تھنک آپ کے ناظرین کو، کہ ابھی بھی پاکستان ایئر فورس نے اپنے ایک بہت سینئر افسر کو پروسیکیوٹ کیا اس بات کے کہ جناب یہ آپ نے جو سیکرٹس تھے وہ انہوں نے صرف ایک فون پر گفتگو کر دی تھی اپنے کسی رشتہ دار سے، جس پر انہیں پروسیکیوٹ کیا گیا۔ تو یہاں تو ایک کاغذ پورا کا پورا جو ہے وہ وزیر اعظم کے ہاتھ سے غائب ہوا ہے، درست، اور ظاہر ہے اس کے غائب ہونے میں پھر جو ہے نیت کا سوال اٹھے گا کہ تو جو سائفر کیس چل رہا تھا اس کو تو انتہائی برے طریقے کے ساتھ چلایا گیا عدالت میں، اور اس کو اونے پونے انداز میں جو ہے اس کو نمٹا کے اس کو سائٹ پہ ڈال دیا گیا۔ آپ یہ بار بار اس بات کو ریٹریٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیس دوبارہ کھلنا چاہیے۔ میں خود بھی سمجھتی ہوں کہ سائفر کیس دوبارہ کھلنے کا امکان اور یہ پی ٹی آئی کو نقصان دے گا، لیکن کیس کون چلائے گا؟ ابھی تک تو نون لیگ نے اس پہ کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیے، کیس لے کے جانا چاہیے عدالت میں خود؟ جی لے کر جانا چاہیے، کیونکہ دیکھیے ہم سب ایک حلف اٹھاتے ہیں اور یا تو ہم سب اس پہ ایگری کر لیں پوری قوم کے جی وہ حلف بے معنی ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں اور کیا فرق پڑتا ہے، بالکل ٹھیک، لیکن حلف یہ کہتا ہے، وزیر اعظم کا حلف یہ کہتا ہے، جو حلف بانی چیئرمین نے یہ اگر اصلی ہے تو پھر واضح طور پر اس حلف کی روح گردانی کی ہے کہ میرے نالج میں جو پاکستان کے راز آئیں گے میں ان کو آؤٹ نہیں کروں گا، یہ ہم حلف دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو رسپونڈ کرنا چاہیے یا نون لیگ کو رسپونڈ کرنا چاہیے، اور کس کو کیس لے کے جانا چاہیے؟ میرے خیال میں تو حکومت وقت جو ہے کسی بھی جماعت کی ہو وہ پاکستان کے رازوں کی امین ہے، پاکستان کی سیکریسی کی امین ہے، اس کو سنجیدگی سے لے کر یہ پروسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر انہوں نے 4 سال کے بعد وہ کاغذ پورا پبلک کر دیا تو مندرجات کے اوپر علیحدہ بحث ہے کہ کیا تھا، لیکن اگر وہ کاغذ وزیر اعظم کے ہاتھ سے نکلا ہے جس کی وہ ذمہ داری تھی، ان کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے۔ ٹھیک، ان کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے، اور آپ نے بڑا سخت جو جواب دیا، آپ نے کہا یہ ٹریزن کا آرٹیکل 6 کا یہ کیس بنتا ہے، عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اس پہ تو یہ بحث ہے کہ بھی جو ہے وہ کون سا قانون اپلائی ہوگا، کیا آئین سے روگردانی یا اپنے حلف سے روگردانی، یہ وکلاء کی بحث ہے جس کا نتیجہ آئی تھنک نکالا جا سکتا ہے بہت آسانی سے، لیکن سیکرٹس ایکٹس کے اندر چلیں اگر ہم اس کو، وہ جو آرٹیکل 6 والا ٹریزن نہیں ہے لیکن سیکرٹس ایکٹ کے اندر بھی کوئی بھی شخص جو اس کو وائلیٹ کرتا ہے اس کی سزا درج ہے۔ ٹھیک ہے، رائٹ، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف آپ لوگوں کے نزدیک، نون لیگ کے نزدیک اتنی ہی بیکار ہو چکی ہے، اتنی ہی سسٹم سے آؤٹ ہو چکی ہے، یا ان کا بالکل کوئی امپیکٹ ہی نہیں رہا پولیٹیکل سسٹم پہ، تو پھر یہ ووٹر کی جو عمر ہے یہ کیوں تجویز ہے کہ 18 سے 25 سال جو ہے وہ کر دی جائے؟ کیا نون لیگ نوجوان ووٹر سے خوف زدہ ہے؟ جی پہلے تو یہ ہے کہ اگرچہ مسالے دار خبر ہے لیکن جب تک یہ کابینہ اس کا مسودہ اپروو نہیں کر دیتی کسی قانون کے متن کا، اس پہ تو بات کرنا آئی تھنک بہت ہی قابل ازبار۔ سر کیبنٹ کے ممبر نے اس کو، کیبنٹ کے ممبر نے کہا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ تجویز ہے یہ۔ جی انہوں نے بھی ایک مبہم بات کی ہے، لیکن جب تک یہ مسودہ بن کے کابینہ کے سامنے نہیں آ جاتا کم از کم، چلیں اپروول بات کی بات ہے، تب تک تو ہم اس پر بحث نہیں کر سکتے۔ اس کو ہم پرنسپلی بات کر لیتے ہیں۔ آپ کے نزدیک پرنسپلی کیا ووٹر کی عمر 18 سے 25 سال ہونی چاہیے؟ جی میں اس کے حق میں نہیں ہوں، میرے خیال میں تو یہ دیکھیے جو پاکستانیوں کے جمہوری حقوق ہیں نا، وہ ہمیں بہرحال ان کی پاسداری کرنی ہے۔ ٹھیک، یہ ایک فیصلہ اگر پارلیمان بحث کر لیں اس پہ، جو سب سے آئی تھنک اس میں وزنی آرگومنٹ ہے اس کے حق میں، وہ یہ ہے کہ ہر ووٹر کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ قومی اسمبلی کے لیے کھڑا ہو سکے۔ اب ہمارا یہ ہے کہ 7 سال کا فرق ہے کہ آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن اب اگلے 7 سال اس ایوان کے رکن نہیں بن سکتے جس کے لیے آپ نے ووٹ ڈالا ہے۔ تو وہاں اگر جو ہے وہ یہ ضرور ایک وزنی آرگومنٹ ہے جو دیا جا سکتا ہے۔ اس پر ابھی دیکھیں بہت طویل بحث ہونی ہے کہ کیا ہو۔
ठीक ठीक, आप समझते हैं प्रिंसिपली कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चलें, अपोजिशन ने धमकी भी दे दी है सर आपकी हुकूमत को। अपोजिशन लीडर ने धमकी दे दी है, जिनकी मुलाकात अभी ड्यू है प्राइम मिनिस्टर से। वो कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात ना करवाई गालिबन 48 घंटों में या चंद घंटों में, चंद दिनों में, तो फिर पार्लियामान को नहीं चलने देंगे और दमादम मस्त कलंदर करेंगे। तो क्या इमरान खान से मुलाकात करवा देनी चाहिए अपोजिशन लीडर की, या हुकूमत डर गई अपोजिशन की इस धमकी से? जी, उनका कानूनी हक उनको देना चाहिए, वो ये है कि उनको उनके खानदान से मुलाकात करवानी चाहिए। अपोजिशन लीडर से मुलाकात करवाना अपोजिशन लीडर का इस्तेहकाक नहीं है। सियासी मुलाकातें कराना भी किसी का इस्तेहकाक नहीं है। कानून ये कहता है कि उनके खानदान से मुलाकात होनी चाहिए। ये बात मैंने कई दफा टीवी पे की है कि उनके खानदान से मुलाकात होनी चाहिए। बाकी ये है कि आपने कहा कि अपोजिशन इररेलेवेंट नहीं है, क्योंकि 13 साल से 5.5 करोड़ पाकिस्तानियों पर उनकी हुकूमत है। उन्होंने उसका जवाब देना है, वो इररेलेवेंट नहीं है। वो उससे ना ही फरार हासिल कर सकते हैं। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा में जो है यूनिवर्सिटियों की तनख्वाहों के पैसे नहीं है, टीचर्स को देने के पैसे नहीं है, अस्पताल चलाने के पैसे नहीं है, उसका जवाब भी अपोजिशन ने देना है। वो हर चीज हुकूमत के सामने आके मुतालबा नहीं कर सकती। राइट, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल। इसी मामले पे साइफर के इसी मुद्दे के हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एजाज चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा। अस्सलाम वालेकुम एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकालने पे। जो एक साइफर की मुबैना असल कॉपी सर्कुलेट कर रही है, आप चूंकि एक टॉप मोस्ट डिप्लोमैट्स में से एक रहे हैं, तो क्या ऐसा ही होता है जो ओरिजिनल कॉपी होती है किसी भी साइफर की, क्या उसका फॉर्मेट, क्या उसका फॉन्ट, क्या उसका रंग, क्या तहरीर, सब कुछ इसी तरह आपको ये ओरिजिनल लगती है? और क्या ये तो डी कोडेड कॉपी है इसमें, क्योंकि आम फहम तो ये है कि साइफर अनकोडेड होता है, उसको फिर फॉरेन ऑफिस कोड कर सकता है और कोई डी कोड कर सकता है, और कोई उसको डी कोड नहीं कर सकता। तो ये डी कोडेड है, तो कहाँ से लीक हुई, किस तरह से लीक हुई, आप समझते हैं सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सर? कोई ओरिजिनल की ही कोई कॉपी से तस्वीर खींची है। मैंने फॉन्ट और बाकी चीजें कंपेयर नहीं की हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे उसका सही अंदाजा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल लग रहा था कि जिस तरह ओरिजिनल होता है, मैंने जिस तरह आपको बताया कि ओरिजिनल की कई कॉपीज होती हैं जो मुख्तलिफ दफ्तरों में होती हैं, तो वो सारी ओरिजिनल होती हैं क्योंकि सारी नंबर्ड होती हैं। यानी लेट्स से अगर 7 उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो 1/7, 2/7, 3/7। मैंने इसका देखा नहीं है कि ये ऊपर नंबर क्या लिखा हुआ था। अगर ये नंबर लिखा हो तो उससे पता चल जाएगा कि ये किसके पास थी और किसके दफ्तर की वाली तस्वीर जो है खींची है। वो मैंने अभी घर जाऊंगा तो देख लूंगा उसको दोबारा से, उस इमेज को, कि नंबर क्या लिखा हुआ है। लेकिन अदरवाइज ये ट्रेसेबल हो सकता है, लोगों को पता करना चाहिए कि ये किसने ये हरकत की है। जब भी साइफर आता है कोडेड शक्ल में होता है और फॉरेन सेक्रेटरी को एड्रेस्ड होता है, वहां पे उसकी साइफर सेक्शन में डी कोड करते हैं, उसकी प्रिंट करते हैं कॉपीज। अमूमन इस किस्म के सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर जो बहुत बड़ी सर्कुलेशन लिस्ट नहीं होती, लेकिन जिनको भी ये सर्कुलेट होता है और जो भेजते हैं वो भी, दोनों का ये फर्ज होता है कि उसकी मुकम्मल हिफाजत करें, उसको लॉक एंड की में रखें, कोई अनऑथराइज्ड बंदा उसको ना पढ़े, और 3 महीने के बाद सबको उसको डिस्ट्रॉय करने का हुक्म है। डिस्ट्रॉय करके एक सर्टिफिकेट देना होता है साइफर ब्यूरो को कि जनाब ये अब हमारे पास इसकी कोई कॉपी नहीं है, सिवाय एक कॉपी के जो फॉरेन मिनिस्ट्री में एक खास सेक्शन है, उस सेक्शन में रखी जाती है। लॉक एंड की में बड़ा वो स्ट्रांग रूम होता है, उसमें कभी कोई जा नहीं सकता, सिर्फ वहां रखी जाती है, वरना बाकी सारी डिस्ट्रॉय कीजिए। ये तो उसका है जो प्रोटोकॉल है, जो उसको काम करने का उसके ऊपर। अब ये यकीनन जब किसी अफसर के पास आती है जो सर्कुलेशन लिस्ट में 3-4 के पास, तो वो कोडेड शक्ल में नहीं होती, वो अनकोडेड शक्ल में होती है और प्रिंटेड शक्ल में होती है। उसमें से अगर कोई शख्स या उसका स्टाफ वो अगर उसकी तस्वीर खींच ले तो ये बहुत ही बड़ा जुर्म है, जो नहीं कर सकते आप। तस्वीर खींचनी इसकी जो है वो बिल्कुल बड़ी सख्ती से मना है, बल्कि इसकी तो हैंडलिंग भी कहा गया है कि ऑफिसर खुद रखे अपने पास और लॉक एंड की में रखे। उसके हर एक के पास अपनी एक कैबिनेट हमारे पास होती थी, उसमें हम रखते थे संभाल के। और जो पीए हजरात भी वैसे इसके पास नहीं आने चाहिए, लेकिन चलें वो प्रैक्टिकल एग्जिजेंसीज की वजह से कई बार पीए ही उसको खोल के आपको दे सकता है या ले सकता है, आपसे जाके संभाल सकता है। लेकिन उसकी फिर जिम्मेदारी है कि वो उसको किसी किस्म का कोई तस्वीर वहां पे ना खींच सके। अब ऐसा लगता है कि किसी ने ऐसे ही किसी डॉक्यूमेंट की तस्वीर खींची है, मुमकिन है कि ये
थोड़ा सा यानी मुझे नहीं पता कि ओरिजिनल किसी की खींची है या कॉपी की खींची है तस्वीर, और वो इमेज मैंने देखा, लगता तो इमेज ही है। तो बिल्कुल ये अनऑथराइज था, जिसने भी किया है वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, गैर कानूनी काम किया है। बिल्कुल मेरे ख्याल में जो जो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट हुई थी उन सारों के ऑफिसर्स को कहना चाहिए कि आप इसकी इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि ये गलत बात है। इस तरह का कोई वाकया होना ही चाहिए, माजी में भी नहीं हुआ और अभी भी नहीं होना चाहिए था। जी राइट, बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब। साबिक सेजा प्रोग्राम में हमसे बात कर रहे थे साइफर के असल कॉपी, मुबैना असल कॉपी के लीक होने के मुद्दे के हवाले से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद अहम सवालात और डिबेट। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पीटीआई के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा सेनेटर हैं हामिद खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर हामिद खान साहब, से बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। सबसे पहले साइफर का मुद्दा, जो 4 साल बाद जिस तरह एक मुर्दा घोड़े में दोबारा से जान, उसको चाबुक मार के जान डालने की कोशिश, यही चीज़ सामने होती हुई नज़र आ रही है। आप क्या कहेंगे? अभी कुछ देर पहले खुर्रम दस्तगीर खान साहब मौजूद थे, जो कि साबिक वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वज़ीर दिफा भी हैं। वो मुतालबा कर रहे थे कि जी ये लीक कैसे हो गई, जो मुबैना असल कॉपी है ये तो इमरान खान के पास ही थी एक कॉपी, और उन्हीं की तरफ से लीक हुई, फिर पाकिस्तान से बाहर कैसे चली गई। इमरान खान के ख़िलाफ़ तो ट्रीज़न का, ऑफिशियल सीक्रेट्स डिस्क्लोज़ करने का मुकदमा बनना चाहिए। क्या कहेंगे सेनेटर हामिद खान साहब? देखिए, ये तो हर किस्म के जो हैं हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, ये तो हर चीज़ करने को तैयार हैं इमरान खान की दुश्मनी में, और उस पर हर किस्म का झूठा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको सिर्फ खौफ ये पड़ा है कि सारी कौम जो है वो इमरान खान के पीछे है, और ये जाली वज़ीर बन के बैठे हुए हैं। इनकी हुकूमत जो है इलिजिटिमेट है, इनकी हुकूमत फॉर्म 47 की है। इनको पता है कि हमने एक नाजायज़ हुकूमत बनाई है, और हमने हर सूरत ये जो है ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़कर वहाँ बैठे हैं। कोई वज़ीर बन के बैठा है, कोई गवर्नर बन के बैठा है, कोई वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बन के बैठे हैं। इनकी असल में हकीकत कुछ नहीं है, अवाम ने इनको मुस्तरद किया है। इसलिए इमरान खान के ख़िलाफ़ हर किस्म का झूठा बेबुनियाद मुकदमा जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको किसी न किसी तरह से जुडिशरी जो कि उन्होंने पहले ही न्यूट्रलाइज कर ली है, ख़त्म कर दी है, उससे कोई ना कोई वर्डिक्ट लेने की कोशिश। लेकिन सर, ये जो साइफर की लीक हुई है मुबैना असल कॉपी, इससे आप समझते हैं पीटीआई को फ़ायदा होगा? क्योंकि नुकसान होता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि एक ही कॉपी है जो मिसिंग थी, और वो वज़ीर आज़म उस वक़्त के इमरान खान उनके पास थी। तो ये तो डायरेक्ट लिंकेज फिर बनता है कि जी आपकी तरफ से ही कॉपी ये लीक हुई है। अगर ये हुई है और फिर पाकिस्तान से बाहर गई, तो ये तो आप समझते हैं साइफर का केस दोबारा खुल सकता? देखिए, पहले केस बिल्कुल बेबुनियाद था, और ये किसी वक्त भी कोई फॉल्स केस बना के दोबारा खोल सकते हैं। उनसे कोई चीज़ बाइद नहीं है, जो कि हर किस्म के गलत बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं और गलत किस्म के केसेस खोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जुडिशरी उन्होंने ख़त्म कर दी है, इस वक्त कोई सुप्रीम कोर्ट रही नहीं है। एक नई एक अदालत, जिसका नाम मैं अदालत समझते नहीं हूँ, जिसको FCC कहते हैं, और उसके पास जिसको भेजेंगे, जो उनकी तरफ से डायरेक्शन होगी वो हुक्म आ जाएगा। लिहाजा इस वक्त मुल्क में आइनी निज़ाम सारा ख़त्म हो गया हुआ, आइन नाम की चीज़ कोई नहीं है मुल्क के अंदर। ये जो हुकूमत है ये नाजायज़ बैठी है, इलिजिटिमेट हुकूमत है। राइट, लेकिन अब तो 28वीं तरमीम लेके आना चाह रहे हैं, तो 28वीं तरमीम के बारे में आपकी राय क्या है? और ख़ासतौर पे वोटर की जो उम्र 18 से 25 साल बताई जा रही है कि तजवीज़ है, तो ये काबिल अमल होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी, क्या करना चाहिए 28वीं तरमीम के बारे में? देखिए, जहाँ तक तहरीक इंसाफ का हमारा बड़ा वाज़ेह एक मौक़िफ़ है, ये जिसको अपने आप को पार्लियामेंट कहते हैं, ये पार्लियामेंट के पास इख्तियार ही कोई नहीं है। आइन क्या, आम कानून साजी का इनके पास नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है। ऐसी पार्लियामेंट को तो आम कानून साजी का इख्तियार नहीं, तो पार्लियामेंट अमेंडमेंट कैसे ही ला सकते हैं? इसलिए अमेंडमेंट लानी ही ऐसी असम्बली के सामने ये गैर आइनी चीज़ है। तो इसलिए हम तो समझते हैं कि इस किस्म की पार्लियामेंट को आइन में किसी किस्म की तब्दीली का हक नहीं है। ना 26वीं तरमीम लिस्टिमेट है, ना 27वीं तरमीम लिस्टिमेट है, ना 28वीं होगी। ये पार्लियामेंट, सो कॉल्ड पार्लियामेंट, कोई आईनी तरमीम लाने की सर ये तो आपका एक सियासी
सर ये तो आप लोगों का पाकिस्तान तहरीक साहब का एक सियासी लफ्जी बयानिया हो गया, ये तो रजिस्टर हो गया ना कि आपका ये सियासी लफ्जी बयानिया है। अमली तौर पे आप क्या करेंगे अगर 18 से 25 साल की उम्र कर दी जाती है वोटर की? ठीक है जी जी, हकीकी सियासी लेकिन लफ्जी बयानिया, अमली तौर पे क्या कर सकेंगे? 26वीं भी आप रोक ना पाए, 27वीं आप रोक ना पाए, 28वीं के बारे में क्या करेंगे? हाँ तो वहाँ जाली पार्लियामेंट में बिठाए हुए हैं लोग, मेजॉरिटी बना दी पकड़ के, गलत फैसले लेके। एक फैसला सही हुआ था कि स्पेशल सीट्स जो है जिस बंदी उसको दे दो, वो भी हमसे छीन ली गई ताकि 2/3 मेजॉरिटी बना के जो जी चाहे आंख बंद करके इनसे पास करवा सकते हैं। इनका तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पार्लियामेंट इसलिए पार्लियामेंट नहीं है कि वो नुमाइंदगी नहीं करती। सर ये बात आपकी दुरुस्त होगी, ये आपका सियासी बयानिया है, ये बात आपकी दुरुस्त होगी कि जाली पार्लियामान है वगैरह वगैरह मैंडेट के हवाले से। हकीकी बयान, ठीक है, चल आपका पीटीआई का ठीक पीटीआई का बयानिया है ना, आप चलें इसको हकीकी सियासी बयानिया कह लीजिए। लेकिन इतनी बड़ी ऑपोजिशन के होते हुए हुकूमत पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इतनी बड़ी ऑपोजिशन तो हुकूमत का नाक में दम करके रख दे, आप उनको चलने ना दें, तो क्या यहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कोई कमजोरी नजर नहीं आती? और क्या यही वजह है कि इमरान खान की तरफ से भी बयानात आ रहे होते हैं कि वो अपने पार्लियामेंटेरियन से, खासतौर पर सेनेटर्स के साथ जो है वो ज्यादा खुश नहीं है उनकी कारकर्दगी से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो जानबूझ के एक इस्टेब्लिशमेंट की एक चाल है कि इनके अंदर फूट डालो, कहो जी ये इमरान खान के साथ नहीं है, ये आपस में बटे हुए हैं, ये है वो है। ये सब बात झूठी है। पीटीआई इकट्ठी है, हमारे अंदर कोई ऐसे इख्तलाफात, थोड़े बहुत इख्तलाफात तो होते हैं लेकिन किसी बुनियादी पॉइंट पर कोई इख्तलाफ नहीं है। हम उम्र को एक दिन बढ़ाने के ख़िलाफ़ हैं। हर नौजवान का दुनिया भर में हक़ है 18 साल की उम्र के बाद वो वोट डाले। अगर वो जॉब कर सकता है, अगर वो शादी कर सकता है तो वोट क्यों नहीं डाल सकता? ये सारी चीज़ जो है ये सारी फौजी इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर, और ये जो बैठे हैं ये जिनको बिठाया गया है नाजायज़ तौर पर पार्लियामेंट में, दर हकीकत ये सिर्फ पपेट्स हैं इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के। जिधर वो इशारा करेंगे ये खड़े हो जाएंगे और सलूट मारेंगे। अभी अपोजिशन लीडर जो कौमी असेंबली में है महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने धमकी दी है कि हमारी 48 घंटों में या पता नहीं 2 दिनों में मुलाकात करवाई जाए इमरान खान से, वरना हम पार्लियामान को नहीं चलने देंगे। तो क्या सेनेट भी उनके इस सेनेट में आप लोग भी अपोजिशन में हैं, क्या सेनेट भी उनके साथ खड़ी है? किस तरह आप पार्लियामान को नहीं चलने देंगे? देखिए बहरहाल पार्लियामेंट ये तो नहीं ना, अपोजिशन के बगैर कोई पार्लियामेंट होती नहीं है, लेकिन ये अपोजिशन के बगैर चला रहे हैं। अपोजिशन को तो काम ही नहीं करने दिया जा रहा। अपोजिशन को उन्होंने मिनिमाइज किया हुआ है, अपोजिशन के लोगों को धमकियां दे रहे हैं, उनके बच्चे उठा रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये आम अपोजिशन नहीं है जो डेमोक्रेटिक अपोजिशन में जो अपोजिशन की हैसियत है वो हैसियत पाकिस्तान में नहीं दी जा रही। इस वक्त पाकिस्तान में तो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। बाकी सिविलियन जो शक्लें दिखा रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये प्रेसिडेंट है, ये फलाम मिनिस्टर है, ये तो सिर्फ पपेट्स हैं, सिर्फ शक्ल दिखाने को है। राइट, हकीकत में तो इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर हामिद खान साहब। आज प्रोग्राम के निकालने पे एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद कुछ मजीद अहम मुद्दा और उनके सवालात स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मेरे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध, जो कि मेंबर भी हैं नेशनल डायलॉग कमेटी के, इमरान इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। आप लोगों ने अभी ओवर द वीकेंड नेशनल यूनिटी कॉन्फ्रेंस भी की, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की, पीर पगारा साहब से आज मुलाकात हुई है। सो आप लोग जो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल नोट्स, तो आप बिल्कुल राइटली हिट कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लेके चल रहे हैं। इसी तरह मुलाकातें होनी चाहिए, लेकिन इन सब का फ़ायदा क्या होगा? अल्टीमेटली वही सवाल है आपसे। ये एक संजीदा सियासी इक़दामात हैं जो आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इनका एक वाइडर, एक फुल स्पेक्ट्रम इम्पैक्ट आ सकेगा, पॉलिटिकल फुल स्पेक्ट्रम इम्पैक्ट आ सकेगा? शुक्रिया फरीदा। 2 ऑप्शन है हमारे पास। एक तो ये है कि हम खामोश होकर घर बैठ जाएं और जो हो रहा है उसे होने दें, या दूसरा ये है कि हम अपनी कोशिश करें और कदम मिलाने की कोशिश करेंगे किस तरह हम पाकिस्तान को मिलकर आगे साथ लेकर जा सकते हैं। लड़ाई झगड़े तो बहुत हो गए, हमने बहुत कर ली। तो हमने ट्राई किया कि सब तमाम ऑपरेशन की जमातों को कम से कम यकजा करें और उनसे कहें कि जी 4, 5, 6, 8 नुकात का एक एजेंडा बना ले, वे फॉरवर्ड पाकिस्तान का, कि हमने आगे कैसे लेके जाना है पाकिस्तान को। हर जमात जो है वो
बैक डोर से एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते करने के चक्कर में होती है कि जी मेरा राब्ता हो जाए, मेरी गुड्डी आप हो जाए, बस मैं किसी तरह पहुंच जाऊं असेंबली में तो बाकी हुकूमत मेरे पास आ जाए, फिर जैसा कहोगे ऐसा कर लेंगे। हमारी ख्वाहिश ये थी कि तमाम सियासी जमातें और एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक टेबल पर बैठे, एक नेशनल हुकूमत के क़याम के ऊपर बात करें, और वो मामला जो कि बड़े मुश्किल फैसले हैं जैसे कि डैम्स हैं, नहरें हैं, हर एक के ऊपर कोई एक बड़ा सेंसिटिव मामला आ जाता है। छोटे सूबों की बात करो तो गद्दारी के इल्जाम लगने शुरू हो जाते हैं कि जी ओवर माई डेड बॉडी ये नहीं हो सकेगा, वो कहते हैं जी डैम नहीं बनेंगे, वो कहते हैं जी नहरें नहीं बनेंगी, और एनएससी अवार्ड के ऊपर तो बात ही नहीं हो सकती। सो ये सारी चीजें इलेक्टरल जो इलेक्टरल कॉलेज है या जो इलेक्टरल बेस है सियासी जमातों का, उसको डिस्टर्ब ना करने के लिए मुल्क की बड़े मफाद को भी जो है वो छोड़ दिया जाता है कि जी इसको छोड़ दो, इससे लोग नाराज हो जाएंगे। कभी कहते हैं जी वो रिलीजियस पार्टीज नाराज हो जाएंगी, कभी कहते हैं जी वो फलाने नाराज हो जाएंगे, कभी कौन नाराज हो जाएगा। सो बजाय इसके कि हम सब अपनी अपनी नाराजगियों का इजहार करते रहे, हम सब एक टेबल पर बैठे हैं। वी आर अ डिसेंट नेशन, वी आर सिविलाइजेशन, हमारी बहुत बड़ी हिस्ट्री है पीछे, तो हम उससे तजुर्बा हासिल करते हुए एक टेबल पर बैठे, चंद नुकात ऐसे बनाए, चंद ज्यादा नहीं, थोड़े से नुकात ऐसे बनाए कि जिनके ऊपर हम साल 2 साल 3 साल में रिफॉर्म ला सकते हैं। स्टैब्लिशमेंट भी उस काविश का हिस्सा रहे, उस हुकूमत का हिस्सा रहे बाकायदा तौर से, और तमाम सियासी जमातें लिविंग आउटसाइड नन, वो सारे के सारे ऑन बोर्ड हों, एक न्यूट्रल वजीर आजम को लाया जाए जो सबको काबिल कबूल हो, और वो ये काम करें, और अल्टीमेटली इसका गोल हो कि 2 साल 3 साल जितना भी टेन्योर इसका होता है, इसमें वो एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन का क़याम जो है वो इसका एक बड़ा अहम जुज़ हो, और जो सब जमातों का काबिल कबूल होगा, और फिर जाहिर है कि आज़ाद फ्री इलेक्शंस भी कराए जाएं, और इसी तरह हम आगे जा सकते हैं। मैं जो देखता हूँ, जो ये जो चंद जमातों का ख्वाब है कि रेवोल्यूशन आ जाएगा, एक इनकलाबी सूरत हाल होगी, खासतौर से हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि इनकलाब का, वो इनकलाब आते हुए मुझे नहीं नजर आ रहा कहीं पे। ना मुझे कोई ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की 78 साल तारीख में भी काम नहीं हो सका, तो ये कोई इनकलाब एक दिन में आ जाएगा और सारा कुछ हो जाएगा कि आप। अच्छा, इंटरेस्टिंगली दिलचस्प बात यह है इमरान इस्माइल साहब कि कौमी हुकूमत की बातें जो हैं, बल्कि अफवाहें कहना चाहिए, वो इस्लामाबाद में जनरेट हो रही हैं, यहाँ पर बड़ी सरगोशियाँ हैं, बड़ी सरगर्म किस्म की सरगोशियाँ हैं, और काम आप लोग कौमी हुकूमत के लिए कराची में कर रहे हैं। साथ में ये बातें भी हो रही हैं कि कराची को फेडरल टेरिटरी में डिक्लेयर कर दिया जाए, वापस ले आया जाए। तो ये क्या पक क्या रहा है कि इस्लामाबाद में कौमी हुकूमत की बातें और काम कराची में हो रहा है? देखिए, अभी तो हमने कराची से शुरू किया है, स्टार्ट लिया है। नेक्स्ट हमारा मूव होगा इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद हम लाहौर में विल डू सिमिलर एफर्ट, फिर हम मुल्तान जाएंगे, और फिर दीगर पाकिस्तान के सूबों में, जैसे हम KPK जाने का भी हमारा प्लान है कि हम वहाँ पे भी जाके पॉलिटिकल, हम पूरे पाकिस्तान में घूमेंगे और पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। कल जो मौलाना फजल रहमान से हमारी 2 घंटे की मुलाकात रही, उसमें भी हमने उन्हें ये कायल करने की कोशिश की कि जिस सारा प्लान हमने उन्हें जो बताया, समझाया, जो हमने अपना उनको जहन दिखाया कि हमारे जहन में क्या है, हम कैसे करना चाहते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मौलाना की और पीर पगारा की सपोर्ट NDC को हासिल हो गई है? नॉट नाउ, उन्होंने अभी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बड़ा मुस्बत रवैया रहा, और उन्होंने कहा कि हम अपने आपकी बात हमने समझ ली है, हमें कुछ टाइम दें, क्योंकि एक बड़ा फैसला होगा ये हमारे लिए, तो हमें कुछ टाइम दें, हम सोच समझ लें, कुछ मुलाकातें और कर लें, हम आपसे दोबारा मिलना चाहेंगे इसी मौजू के ऊपर, हम मजीद और लोगों को इस गुफ्तगू में शामिल करना चाहेंगे। तो नरीदा, इट्स अ स्लो स्टार्ट, इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेप, स्लो स्टार्ट, लेकिन होपफुली अल्लाह ने ये जब आप पीर पगारा से मुलाकात कर रहे हैं तो समझा जाता है कि वो एक खुफिया दरवाज़ा है रावलपिंडी की तरफ जो खुलता है, तो आप समझते हैं कि यहाँ से अब आपका नेक्स्ट स्टॉप रावलपिंडी, नेक्स्ट स्टॉप अडियाला वाला तो आपने गाना गाया, बड़ी देर हो गई, तो नेक्स्ट स्टॉप पिंडी, अब ये वाला कुछ एक आना चाहिए? नहीं, पीर पगाड़ा साहब, ये जो अभी हाजिर पीर पगाड़े हैं जिनसे आज हमारी मुलाकात हुई, इनका तो शायद मुझे नहीं उनके पिंडी की तरफ इनका कोई बैकडोर खुलता है या नहीं खुलता, लेकिन बहरहाल वो क्लेम उनका ये है कि उनका कोई ऐसा राब्ता पिंडी से नहीं है, और अगर होता तो शायद आज उनके पास भी काफी सीटें होती, तो जो समझ आने वाली बात भी है।
तो बहरहाल वो खुलता है या नहीं खुलता, हम खुद पिंडी का दरवाजा खोलने के लिए बेचैन है कि किसी तरह बैठ के बात की जाए, क्योंकि उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर ये बात होगी नहीं। तो लिहाजा कोई अगर तो एस्टेब्लिशमेंट को कैसे आप ऑन बोर्ड लेंगे? देखिए, हमने ये सोचा है कि हम पहले एक जामे प्लान इसका बना ले, सारी जमातों से मिल लें, और फिर वो प्लान हम किसी तरह उनके साथ मुलाकात करके उनको प्रेजेंट करें कि जी ये पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड प्लान, तमाम अपोजिशन जमातों ने ये सोचा है कि इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हो सकता है उनकी समझ आए, हो सकता है वो उठा के फेंकी देंगे, नहीं जी हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना, जो हो रहा है यही ठीक है। राइट, बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध, मेंबर डायलॉग कमेटी के। दैट्स अ रैप जी, ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you inshallah tomorrow 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफिज़।